Welcome back to Psyche Mantra. I hope you all are doing well. So today we'll be discuss about Freud's theory of psychoanalysis. So let's begin with our session. तो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में आपने सुना होगा कि वी कैन क्रिटिसाइज फ्रॉइड बट वी कांट इग्नोर फ्रॉइड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम चाहे उनको कितना ही क्रिटिसाइज़ कर ले बट हम उनका कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में कभी इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी वजह से ही साइकोलॉजी उनकी वजह से मतलब बहुत पॉपुलर हुआ था साइकोलॉजी, और फर्स्ट फोर्स भी उन्होंने ही दिया था साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस में हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने माइंड के डिविजन्स दिए हैं और इड ईगो सुपर ईगो के बारे में बात करेंगे। तो जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, और इनके भाई बहन थे सिगमंड फ्रॉइड के, लेकिन इनके जो पापा थे वो अथॉरिटेटिव पेरेंट थे। अथॉरिटेटिव पेरेंट का मतलब ये है कि वो प्यार करेंगे, केयर करेंगे, बट एट द सेम टाइम वो कुछ लिमिट सेट कर देंगे। ठीक है, बट इनकी जो माँ थी इनको बहुत अटेंशन देती थी, बहुत केयर देती थी, और सिगमंड फ्रॉइड जो है अपनी माँ से बहुत क्लोज थे। ठीक है, और सिगमंड फ्रॉइड की जो ये थ्योरी है पर्सनैलिटी की, तो ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। मतलब डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का मतलब है पास्ट डिसाइड्स फ्यूचर। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो 5 साल तक बन गई, उसके बाद हम उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। और सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो हेडोनिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है। हेडोनिस्टिक अप्रोच का मतलब है वी सीक्स प्लेजर एंड इग्नोर, वी अवॉइड पेन। मतलब जो ह्यूमंस होते हैं वो प्लेजर सीक करना चाहते हैं, प्लेजर लेना चाहते हैं, सुख का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन दुख को इग्नोर करना चाहते हैं। ठीक है, और फ्रूइड अपनी लाइफ में डार्विन थ्योरी जो इवोल्यूशन की थ्योरी है उस पर बहुत इंटरेस्टेड थे। और फ्रूइड की जो मम्मी थी वो, मतलब मैंने आपको बताया कि वो इमेंस अटेंशन देती थी उनको। ठीक है, और जो उनकी मदर थी वो उनको गोल्डन चाइल्ड कहती थी। फ्रूइड जो थे, और फ्रूइड भी बहुत इंटेलिजेंट थे। फ्रूइड की फैमिली में और किसी भाई बहन को जैसे ज़्यादा टेंशन नहीं दिया जाता था, और इनको ऑयल लैम्प भी प्रोवाइड कर दिया जाता था। जब फ्रूइड की बहन भी फ्रूइड के बराबर थी तो उन जैसे पियानो बजाती थी तो उनका पियानो रोक कर फ्रूइड को ये कह दिया जाता था कि तुम पढ़ो और हम इसका पियानो बंद करवा देते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई फ्रूइड की, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने डिसाइड करा कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और फ्रूइड ने एक पब्लिश भी करा पेपर कोकेन के बेनिफिट्स पे। ठीक है, एपिडेमिक ऑफ कोकेन। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जब से फ्रूइड ने रिसर्च पेपर इस पे पब्लिश करा उसके बाद जो यूएस और यूरोप में 1920s में जो है बहुत ज़्यादा उसका यूज़ बढ़ने लग गया। तो कोकेन क्यों यूज़ होता है? कोकेन आपने सुना होगा कि एक ड्रग होता है। तो कोकेन यूज़ होता है यूफोरिया और रिवॉर्डिंग इफ़ेक्ट्स में। मतलब बहुत एक्सट्रीम एक्साइटमेंट के लिए यूज़ होता है बहुत, और रिवॉर्ड, जैसे हम अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं इनाम के उसमें इफ़ेक्ट्स के लिए कोकेन यूज़ होता है। उसके बाद कोकेन का एक्सट्रीम यूज़ बढ़ने लग गया। ठीक है, और फिर इसके बाद उन्होंने अपना एमडी रिसीव करा और उन्होंने एक क्लिनिकल न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी तक भी उनको जो अपना करियर था वो बहुत ज़्यादा अब इतना अट्रैक्टिव अब नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर फ्रॉइड इतने गरीब थे कि उनके पास ना शादी करने के लिए भी पैसे नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी घड़ियाँ बेच के, वॉचेस अपनी सेल करके उन्होंने पैसे जुटाए शादी करने के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करा, जैसे जीन मार्टिन हो गए, जोसेफ ब्रूअर हो गए, उनके साथ। ठीक है, तो जीन मार्टिन उस टाइम पे फीमेल हिस्टीरिया पे काम कर रहे थे, और उन्होंने ये बोला कि हिस्टीरिया सिर्फ औरतों को होता है। हिस्टीरिया क्या होता है? हिस्टीरिया वो होता है कि एक्सेसिव जब हम इमोशंस फील करने लग जाते हैं। तो उन्होंने हिस्टीरिया का जो ये बोला, उन्होंने इसका लॉजिक ये दिया कि जब हमारा यूट्रस जो होता है एक प्लेस से दूसरे अनदर प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है, इसलिए वुमेन्स को ही हिस्टीरिया होता है। ठीक है, और ये अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। और इस हिस्टीरिया को ठीक करने के लिए उन्होंने हिप्नोसिस का ट्राई करा। ठीक है, अब हिप्नोसिस जो है हम कहते हैं हिप्नोसिस कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जेन मार्टिन ने ये कहा कि ये बहुत कारगर उपाय है फॉर रिकवरिंग ओल्ड मेमोरीज। अपनी ओल्ड मेमोरी को दोबारा वापस लाने के लिए ये बहुत कारगर उपाय है। ठीक है, लेकिन और क्रोनिक पेन में भी इसका यूज़ हो सकता है। और लेकिन बाद में ये बात सामने आई
कि जो हिस्टीरिया के पेशेंट्स हैं वो ओल्ड मेमोरी से कम अपनी कंस्ट्रक्टिव ओल्ड मेमोरी उनको बता देते थे, ठीक है। फिर और उन्होंने ये बोला, जीन मार्टिन ने, कि विमेंस को जो हिस्टीरिया होता है वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से होता है। लेकिन अब जो है हिप्नोसिस को ज़्यादा साइंटिफिक नहीं माना जाता। हाँ, थोड़े बहुत उसको पेन में यूज़ कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत साइंटिफिक मेथड है। फिर इसके बाद आया जोसेफ ब्रूअर का केस। जोसेफ ब्रूअर ने एना ओ का केस लिया, ठीक है। अब एना ओ जो थी वो अपने फादर से बहुत अटैच्ड थी, मतलब वो इतना अटैच्ड थी कि जब वो बीमार पड़ने लगे तो जब एना ओ ने उनकी हालत देखी तो उनको फिट्स पड़ने लगे, ठीक है। बहुत एनजाइटी का सामना वो करने लगी और आफ्टर डेथ, ठीक है, और आफ्टर डेथ उन्होंने ये करा कि जोसेफ ब्रूअर उनकी काउंसलिंग कर रहे थे। शी वॉज शोइंग पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस। अब पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस का मतलब ये है कि जब पेशेंट जो है अपने, जो क्लाइंट है अपने काउंसलर के लिए वो फीलिंग्स ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, जैसे उन्होंने अपने फादर के रूप में उन्हें देखने लगी थी। बट द थिंग इज, जोसेफ ब्रूअर ने भी काउंटर ट्रांसफरेंस दिखाया। काउंटर ट्रांसफरेंस का मतलब ये है कि उन्होंने भी एना ओ को एक्सट्रीम केयर और लव दिखाने लग गए, ठीक है, जिसका जो जोसेफ ब्रूअर की वाइफ थी उनको पता चल गया और उन्होंने जोसेफ ब्रूअर को उस केस पे, एना ओ के केस पे कंटिन्यू नहीं करने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉइड ने एना ओ के केस पे काम करा और एना ओ के केस पे काम करते करते उन्होंने एक टेक्निक का इजाद किया, फ्री एसोसिएशन। अब फ्री एसोसिएशन का मतलब है कि जो भी आपके माइंड में कोई भी चीज़ आएगी आप उन्हें बोलोगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता कि पहले सेशन में ही आप जो काउंसलर से खुलने लग जाओगे, ठीक है। आप बट आफ्टर मैनी सेशंस आप उनसे अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करोगे और उसको कहते हैं कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब है जब आप अपनी पूरी मेमोरी, पूरी जो आपकी ओल्ड मेमोरी है, पेनफुल मेमोरीज है, जो भी जिन चीज़ों से आपको दुख होता है आप उनको वेंट आउट कर देते हो तो उसे कहते हैं कैथारसिस, ठीक है। अब फ्रॉइड को ये पता चल गया था कि जो हमारा जो पेन है वो हमारे पास्ट में रूटेड है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस जैसे ओसीडी, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, इस पर भी फ्री एसोसिएशन का काम करने लग गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा कि जो एना ओ थी, एना ओ की जो रिप्रेस्ड मेमोरी थी, अनकॉन्शियस थे, वो वापस आने लगी फ्री एसोसिएशन से, ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा कि फ्री एसोसिएशन से जो एना ओ है वो ठीक हो रही हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब जोसेफ ब्रूअर ने एना ओ का केस लेने से मना कर दिया था उसके बाद आधे ट्रीटमेंट में, तो जोसेफ जैसे एना ओ रिकवर तो हो रही थी पहले, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि जोसेफ ब्रूअर ने उनका केस लेने से अब मना कर दिया है, तो जोसेफ एना ओ जो थी वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी और एक्सट्रीम उनकी कंडीशंस हो गई थी जब उन्हें पता चला कि जोसेफ ब्रूअर अब उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव ट्रांसफरेंस उनके लिए शो करा था, ठीक है। सो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि रिप्रेस्ड मेमोरी क्या होती है। रिप्रेस्ड मेमोरी ये होती है जैसे कोई विक्टिम होता है और उसको, उसके साथ कोई रेप केस हुआ है, तो कभी कभी ये होता है कि उनको ये भी नहीं पता चलता कि विक्टिम की शक्ल कैसी थी, ठीक है, क्योंकि हम मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कर देते हैं रिप्रेशन में, ठीक है। अब रिप्रेशन में अगर ये चीज़ हो गई तो रिप्रेशन में के लिए फ्री एसोसिएशन ही काम करेगा, ठीक है, क्योंकि हम फ्री एसोसिएशन में पेनफुल मेमोरीज को बाहर निकाल रहे हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि फ्रॉइड ने माइंड के कौन कौन से डिविजन्स दिए, ठीक है, व्हाट आर दे, और कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये टिप ऑफ द आइसबर्ग होते हैं। आप जैसे देख रहे होंगे कि टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब आधा हिस्सा ये, बीच वाला ये, और लास्ट में अनकॉन्शियस का जो हिस्सा है। अब आप इसमें देख सकते हो जो अनकॉन्शियस का जो हिस्सा है बहुत लार्ज अमाउंट में है, ठीक है। अब लार्ज अमाउंट में है तो सबसे पहले आएगा कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब जिस तरीके से अभी हम हैं, हम कॉन्शियस अवेयर हैं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अभी मुझे पता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सब कॉन्शियस ये कि 10 साल पहले मैंने मेरा जो हॉलीडे होगा और 10 साल पहले मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जब मैं गई होंगी तो उसके बारे में, ठीक है। बट द अनकॉन्शियस इज लार्जर चंक ऑफ आर पर्सनैलिटी। इसी में ही इंस्टिंक्ट्स होते हैं, इंस्टिंक्ट्स, इरोज और थानातोस। इरोज लाइफ इंस्टिंक्ट है और थानातोस डेथ इंस्टिंक्ट है, जिसमें डेथ इंस्टिंक्ट बताई है फ्रूड के अकॉर्डिंग अग्रेशन सबसे बड़ा वाला डेथ इंस्टिंक्ट है, ठीक है। तो जो अनकॉन्शियस में हमारी रिप्रेस्ड पेनफुल मेमोरीज होती हैं जिसके बारे में हम अवेयर भी नहीं होते कि ये रियल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। अब इड क्या होता है? इड होता है एक चाइल्डिश
जो बिहेवियर होता है हमारा, ठीक है, जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ओके, तो इसके बारे में इड ईगो के साथ हम बात करेंगे फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में। तो फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं इसमें है ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट और जेनाइटल, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम जैसे बात करेंगे, इड जो होता है ओरल स्टेज में ही डेवलप होता है और इड जो है अनकॉन्शियस होता है। तो इसमें क्या होता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है इड, मोस्टली इट कंट्रोल्स आर बिहेवियर, और जो इड होता है वो अपना हमारा जो बिहेवियर है वो कंट्रोल करता है और उसको नहीं पता होता है क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। एनिमलिस्टिक अप्रोच का होता है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है इड को। मतलब जैसे अगर हमें आइसक्रीम खाने का मन है तो इड क्या कहेगा, जाके किसी को देख के हमें आइसक्रीम खाने का मन हुआ, इड क्या कहेगा कि उससे छीन के खा ले, ठीक है। अब ईगो है, ईगो किस पे काम करता है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, यानी कि कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस पे काम करता है, ठीक है। जो ईगो होता है हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, और हमें ये कहता है कि हमें आइडियल टाइम का वेट करना है, ठीक है। और ईगो कब होता है, ईगो इसमें आएगा एनल स्टेज में, ईगो डेवलप होगा, ठीक है। फिर होता है, और एनल स्टेज में ही हम ये सब सीखते हैं कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना ब्लडर कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो आता है, वो होता है जब हमारा फैलिक स्टेज में होता है, ठीक है। सुपर ईगो का मतलब है हमारा मोरल बिहेवियर, मोरल बिहेवियर पे ही सुपर ईगो काम करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, जो सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, तो इस पे सुपर ईगो काम करता है, ठीक है। अब इसमें आता है फैलिक स्टेज में इडिपस कॉम्प्लेक्स, और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ यही थी हम फ्रॉइड की थ्योरी में, और फ्रॉइड की थ्योरी में इसी चीज़ की वजह से मतलब जो फ्रॉइड की थ्योरी है वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बन गई थी, ठीक है। अब सुपर ईगो के दो डिविजन्स होते हैं, ईगो आइडियल और ईगो कॉन्शियस। अब ईगो आइडियल का मतलब है जो हम आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, और कॉन्शियस का मतलब है कि पनिश अस फॉर डोंट डू दिस, ठीक है। बट जो हमारा बिहेवियर होता है जो हमें पनिशमेंट देता है, जैसे गिल्ट होता है हमारे रॉन्ग बिहेवियर के लिए, तो उसमें जो हमारा कंसेंस है वो काम करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कि हमारे जो चीज़ें हैं जैसे लेटेंट स्टेज है, तो लेटेंट स्टेज में क्या होता है कि 6 टू प्यूबर्टी, लिबिडो जो है सेक्सुअल एनर्जी होती है, लाइफ एनर्जी होती है फ्रॉम आर बर्थ टू डेथ, ठीक है। और अगर इस चीज़ों में जब हम इसमें एक और बात फ्रॉइड ने करी है, फिक्सेशन होना, ठीक है। लिटिल और मैक्सिमाइज जब हम फोकस कर देते हैं ओरल स्टेज में या एनल स्टेज में, तो वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देती है वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सुपर ईगो और इड में कांस्टेंट डिसएग्रीमेंट होता है। कांस्टेंट डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है सुपर ईगो और इड डेवलप हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम अपने आप को एंजाइटी हो जाएगी हमें, फिर इससे फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, तो अपने एंशियस बिहेवियर से बचने के लिए टू प्रोटेक्ट द ईगो हैज़ डेवलप, ईगो ने डेवलप करा डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अब एनओ के अकॉर्डिंग हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होता है डिस्प्लेसमेंट, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, रिग्रेशन, रिप्रेशन और डिनाइल और सप्रेशन, ठीक है। इसके बारे में हम किसी और सेशन में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइड्स। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।